कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्लास की पीडीएफ नोट्स और सीटेट का मॉडल पेपर 1 और एंशिएंट हिस्ट्री और एवरेज की ई बुक और एनसीईआरटी के 6 to 12 तक के जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। ठीक है, फिलहाल हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि जेंडर क्या है ये बताना है आपको। कहता है कि एक आर्थिक अवधारणा है। ठीक है, कहता है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक जैविक निर्धारक है या एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो वीडियो को शेयर कर देंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। ठीक है बेटा, तो जेंडर बेटा क्या है? जेंडर को हम लिंग बोलते हैं। एक सामाजिक संरचना है बेटा जिसमें पुरुष और महिलाएं शामिल होती हैं। लिंग की भूमिका को बेटा समाज तथा सार्वजनिक एवं निजी जीवन में महिलाओं और पुरुषों के लिए जिम्मेदार कार्यों तथा भूमिकाओं की अवधारणा से निर्धारित किया जाता है। यानी कि सामाजिक अवधारणा का मतलब ये है कि समाज जो है वो डिसाइड करता है कि लड़की बाहर नहीं निकलेगी, लड़की क्या है आगे की पढ़ाई कंप्लीट नहीं करेगी, लड़की क्या है बीए करेगी, एमएससी बीएससी नहीं करेगी, वो साइंटिस्ट नहीं बन सकती, वो पायलट नहीं बन सकती है, वो घर का काम करेगी, झाड़ू लगाएगी, और लड़के सब करेंगे। यानी कि ये सब जो धारणाएं हैं बेटा ये सब कैसी हैं? आपकी सामाजिक अवधारणाएं हैं। ठीक है, कैसी हैं? सामाजिक संरचनाएं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है। ठीक है, कहता है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व तथा स्वयं, शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्वयं, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। ठीक है बेटा, देखो जहाँ जहाँ आध्यात्मिक है वो विकास से तो जुड़ा हुआ होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए। ठीक है बेटा, अब बचता है आपका सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्वयं का, शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। देखो बेटा, विकास एक कैसा अवधारणा है? ये एक व्यापक अवधारणा है जो बेटा जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास की अवधारणा के अंतर्गत कई आयाम शामिल होते हैं, जैसे कि आपका शारीरिक विकास हो जाता है। शारीरिक विकास में जैसे कि विभिन्न अंगों एवं लंबाई का बढ़ना, है ना, विकास हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास जैसे कि सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करना। सामाजिक विकास जैसे कि परंपराओं हो गई, रीति रिवाज एवं विभिन्न व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले व्यवहारों का विकास। और आपका संवेगात्मक विकास हो गया जैसे कि प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तेजित होना, आपका हंसना, रोना या क्रोधित होना, ये सब क्या होते हैं बेटा? शामिल होते हैं। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि शारीरिक विकास में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं और संज्ञानात्मक में और संवेगात्मक में। ठीक है, सामाजिक नहीं है, अगर सामाजिक होता है यहाँ पे तो सामाजिक को भी हम इंक्लूड करते हैं। फिलहाल ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कहता है बुद्धि बहुआयामी होती है जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार की अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। यह बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषज्ञ है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क क्या होते हैं बेटा? शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर दीजिए। देखिए, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है, ये ऑप्शन गलत है। अगर बुद्धि आनुवांशिक होती तो आइंस्टीन का बेटा आइंस्टीन ही होता, न्यूटन का बेटा न्यूटन ही होता, है ना। तो हर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील होता। तो ये आनुवांशिक तो नहीं हो सकती। कहता है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तो स्थायी परिवर्तन भी नहीं होता है। बुद्धि अभिसारी नहीं होती है बेटा, अपसारी होती है, ये भी कट गया। ठीक है, तो यहाँ से सारे ऑप्शन कटने के बाद आप अपने आंसर तक पहुँच चुके हैं। यानी कि बुद्धि जो होती है बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं बेटा क्या होती हैं? शामिल होती हैं। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राथमिक कारक कौन होगा, द्वितीय कारक कौन होगा। एक बार मैं और बता देता हूँ जो कि बच्चे हमसे नए जुड़े हुए हैं उन्हें भी पता चल जाएगा। देखो बेटा, प्राथमिक कारक में और एक होता है आपका द्वितीय कारक। ठीक है बेटा, देखो प्राथमिक कारक में कौन आ जाता है? परिवार आ जाता है। और मैंने आपको बताया था यदि ऑप्शन में परिवार के साथ जो भी शब्द जुड़ा होगा, परिवार के साथ,
वो सारा का सारा किस में इंक्लूड हो जाएगा, आपका प्राथमिक कारक के अंतर्गत ही आएगा, भले ही कुछ भी जुड़ा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। परिवार, बस आपको एक टैग बड़ी याद रखना है कि परिवार हमारा प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक हमारा स्कूल आ जाता है, ठीक, इतना याद रखना है। और यदि स्कूल के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ है तो वो द्वितीय कारक के अंतर्गत आएगा, बस इतना याद रखना है आपको। अब ऑप्शन देख लीजिए, हमसे प्राथमिक पूछा है तो क्या हो जाएगा, आपका परिवार हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जीन पियाजे से है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको बेटा। कहता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है, कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, या बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर दीजिए। देखो बेटा, जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत दिया, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि विकास जो है विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान के विकास के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। यानी कि पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत में ये बताया है अपने कि बच्चों की जो सोच होती है बेटा गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। कैसी होती है, वयस्कों से भिन्न होती है, तथा दोनों में सोचने समझने में व्यवहार का स्तर भी बेटा अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस है, सभी को पता होता है कि अलग ही होती है बच्चों में और बड़ों में, है ना। तो पियाजे साहब भी यही कहते हैं। फिलहाल ऑप्शन क्या होगा आपका, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। देखो बेटा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसकी है, ये आपकी पियाजे साहब की है। किसकी है, पियाजे की है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी दूसरी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था होती है। और इसकी जो उम्र होती है वो कितनी होती है बेटा, 2 से 4 वर्ष तक होती है, 2 से 4 वर्ष होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब इसमें क्या क्या होता है ये आपको देखना है। कहता है विचारों की अनुत्क्रमणीयता, लक्ष्य निर्देश व्यापार, वर्तुल प्रतिक्रिया या विलंबित अनुकरण। तो 6 का आपको आंसर बताना है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें संरक्षण का अभाव पाया जाता है, इसमें आपका संरक्षण का अभाव पाया जाता है, अविलोम्यता पाई जाती है, अहम केंद्रिकता पाई जाती है, केंद्रीकरण, जीपवाद और गिनती बरमाला क्रम की शुरुआत हो जाती है, और दूसरे को दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, देखो विलंबित अनुकरण, अनुकरण जो होता है बेटा आपकी पहली अवस्था में होता है, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, संवेदी अवस्था में होता है। ये आपका संवेदी पेशी अवस्था जो कि पहली अवस्था होती है। इसकी उम्र कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती है। कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती है। बेटा वर्तुल प्रक्रिया जो होती है आपकी वो किस में आती है, ये समझ लीजिए। तो जो वर्तुल प्रक्रिया होती है वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। लक्ष्य निर्देश व्यापार, लक्ष्य का निर्देश व्यापार ये भी मूर्त में आता है। लेकिन विचारों की अनुत्क्रमणता ये आपकी किस में आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 कहता है आपका कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। कहता है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत तथा दंडित करना चाहिए। देखो दंड देना बच्चों को गलत है, मैंने बताया था सीटेट में आपको दंड नहीं देना है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है। लेकिन हम नीचे बढ़ते हैं आगे। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल अनुवांशिकता, केवल शब्द आ गया, देखो मैंने बताया था सीटेट में गलत होता है, कट गया। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम अक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, सीमित नहीं करती है बेटा, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा एक ही मिलता है, काटने के बाद ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है। खाली स्लेट के रूप में देखा जाता है, छोटे वयस्कों के रूप में देखा जाता है, निष्क्रिय अनिकरों के रूप में देखा जाता है, या सक्रिय। देखो यदि आपका, मैंने आपको बताया यदि आपको सीटेट में आंसर नहीं आता है लेकिन आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं यदि आपको ऑप्शन काटना आते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि प्रगतिशील शिक्षा किसने दी है, आपकी जॉन डीवी ने दी है। ये तो आप लोगों को पता ही है किसने दी है, जॉन डीवी ने दी है। देखो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जिसमें प्रत्येक बच्चे को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर प्रदान दिया जाता है। अब सपोज करो कि मुझे इसका आंसर नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा। प्रगतिशील शिक्षा, देखो बच्चे को खाली स्लेट नहीं बोलना है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में आता है तो अपने पास बहुत कुछ नॉलेज लेकर आता है। पहला ऑप्शन यहाँ से कट गया। ठीक है,
कहते हैं छोटे वयस्कों के रूप में देखा जाता है। बच्चा छोटा नहीं है, बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा जाता है। निष्क्रिय, बेटा निष्क्रिय शब्द वैसे नहीं किटे, निष्क्रिय रूप में देखा जाता है। तो देखो अब मुझे आंसर नहीं पता था, तब भी मैं अपने आंसर तक पहुंच गया, यानी कि सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। तो आप लोग ये ट्रिक को फॉलो करेंगे तो अच्छे नंबर मार्क्स को गेन कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइबाइगोस्की से क्वेश्चन है कि अनुसार अधिगम क्या होता है। एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक निष्क्रिय है और एक व्यक्तिगत है। मैंने आपको बताया था कि बाइगोस्की का एक ट्रिक होती है या उनका एक कोड होता है सामाजिक अंतःक्रिया। क्या होती है? सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, ये इनकी ट्रिक होती है। तो लाइबाइगोस्की ने कौन कौन से सिद्धांत दिया है? जहाँ जहाँ सामाजिक जुड़ा होगा, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन दिखता है आपका एक सामाजिक गतिविधि है। 9 का क्या हो जाएगा? एक सामाजिक गतिविधि है। कहता है कि निष्क्रिय गतिविधि है, निष्क्रिय तो वैसे नेगेटिव है, व्यक्तिगत नहीं है, नहीं अनुबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन और है आपका जीन पियाजे के अनुसार बच्चे। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के बारे में आपको बताना है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करना एवं सीखना। मैंने भी बताया था दंड आपको नहीं देना है बच्चों को, अभी बताया था जस्ट मैंने। कहता है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। पॉजिटिव है, लेकिन हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था सीटेट में आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। कहता है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। नहीं, प्रेक्षणात्मक अधिगम किसका है? ये कूलर का है, तो ये तो नहीं होगा। जीन पियाजे का हमें बताना है। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों, उद्दीपन अनुक्रिया किसका है? पाउलोव का है। तो ये सारे ऑप्शन कट जाते हैं, आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है बेटा, तो क्लास बेटा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।